बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएससी 2 के स्टूडेंट्स के लिए जो बीबीए की फिजिक्स की वीडियोस हैं उनके सिलसिले में ये फोर्थ वीडियो है। सेक्शन नंबर 1 जैसे आपको पता है कि इसमें से मेजर प्रैक्टिकल एक आएगा, तो उसकी ये फोर्थ वीडियो है। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट रह गया है इस सेक्शन का, उसके बाद सेक्शन 1 के एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट्स हैं स्पेशली वो थोड़े से टफ होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो अक्सर लैब में परफॉर्म भी नहीं करवाए जाते अक्सर स्कूल्स में, और जहाँ परफॉर्म भी करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स एक तो वो तवज्जो नहीं दे रहे होते। लेकिन और दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी उनके सामने ये टॉपिक ऐसा है कि पहली दफ़ा आता है साइंस के बाद फिजिक्स में, तो थोड़ा सा इसलिए उनको मुश्किल लग रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना आसान तरीके से हो सके आप लोगों को इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में समझा सकूँ। और दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि थ्योरी के भी टॉपिक्स की मैं वीडियो बनाऊं, तो वो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इससे पहले चैप्टर वाइज वीडियोस बना चुका हूं। बल्कि ये आप देख सकते हैं कि मैंने इंटरेक्टिव वीडियोस कुछ सिमुलेशन से, एनिमेशन से बनाई हैं। मुश्किल जो टॉपिक्स समझे जाते हैं उनके बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और जब ये वीडियो एंड तक आप देखेंगे, वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन एक लगा दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके, स्पेशली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ये चैप्टर है, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को, तो इसके सिलसिले में स्पेशली वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, वो देखकर आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी। और बाकी चैप्टर वाइज भी इंशाल्लाह इसके बाद वीडियोस में पीपीए की वीडियोस के बाद वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये जो सर्किट है, अब ओहम्स लॉ का, इसके लिए भी अगेन ये वर्चुअल लैब हम यूज़ करेंगे। देखिए, एक बैटरी है, बैटरी के साथ हमने अब एक रेजिस्टर कनेक्ट करना है, और रेजिस्टर बैटरी के साथ ये सीरीज़ में कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, ये एक रेजिस्टर है यहाँ पर, और इसको मैं इस बैटरी के साथ सीरीज़ में इन वायर्स के थ्रू कनेक्ट करूँगा, और फिर आई विल प्रूव कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस अगर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज़ करें तो करंट भी उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ होता है। तो इसको पहले कनेक्शन इसका बना लेते हैं, और फिर देखते हैं कि ऐसा होता है वाक़ई कि नहीं होता। देखिए, यहाँ पर मैंने ये कनेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक एमीटर भी लगा देते हैं, और एमीटर के लगाते ही ये कनेक्शंस कंप्लीट हो जाएँगे। अब देखिए, करंट फ्लो कर रहा है रेज़िस्टर में से 0.90 एम्पेयर्स का करंट फ्लो कर रहा है, और अगर मैं वोल्टमीटर यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, तो वोल्टमीटर मुझे इस रेज़िस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी बता देता है। तो अभी 9 वोल्ट्स आ रहा है इस रेज़िस्टर के अक्रॉस। अब ओहम्स लॉ क्या है? ओहम्स लॉ ये है कि अगर आप इस रेज़िस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे, तो करंट भी उसी प्रोपोर्शन से इंक्रीज़ होगा। अब ये याद रखिएगा, आपने इसको लिखते हुए भी और इसकी इक्वेशन बनाते हुए भी ये ध्यान करना है हमेशा कि करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उलट नहीं लिख देना आपने, यूं नहीं कहना कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। असल में करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि करंट डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पर। अब अगर हम बैटरी से वोल्टेज को ज़्यादा कर दें, बैटरी की वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, 2 बैटरीज लगाते हैं, 3 बैटरीज लगाते हैं, या बैटरी की वोल्टेज ही देखें इंक्रीज कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। तो आप करंट पे देखिएगा, करंट को क्या होता है। तो अगर मैं बैटरी की वोल्टेज देखिए इंक्रीज कर रहा हूँ, यानी 18 वोल्ट पे ले गया हूँ, तो करंट भी 1.80 हो गया, यानी डबल हो गया। अब बैटरी की वोल्टेज में 3 गुना कर देता हूँ, यानी 27 पे वोल्टेज ले जाता हूँ, और बैटरी की वोल्टेज ही असल में वो वोल्टेज है जो रेजिस्टर के अक्रॉस आ रही है। तो यानी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज को ज़्यादा करने से, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ज़्यादा देने से, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं, यानी करंट इंक्रीज हो रहा है उसी रेशो से। ये ओहम्स लॉ में हम इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी। अब यही जो सर्किट है ये यहाँ पर ड्रॉ किया है, एक स्टूडेंट इसको वेरीफाई करना चाहता है ओहम्स लॉ को, तो उसने ये सर्किट बनाया है। अब इसमें देखिए, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहाँ पे हमने ए एमीटर के लिए लगा देना है, यहाँ पे वी हमने वोल्ट मीटर के लिए लगा देना। तो जैसे मैंने कहा, आपने लिखना हमेशा ऐसे है, थ्योरी में भी ऐसे लिखना है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है जी। ऐसे नहीं लिख देना, यानी वोल्टेज को प्रोपोर्शनल टू करंट आपने नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि करंट डिपेंडेंट वेरिएबल है और वोल्टेज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट हमेशा पहले आएगा, इंडिपेंडेंट बाद में आएगा। अच्छा, अगर ऐसे लिखें आई प्रोपोर्शनल टू वी, तो v इक्वल्स टू आई आर, हमने इक्वेशन तो ये पढ़ी है v इक्वल्स टू आई आर। तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी में r लगा दूंगा, फिर तो v इक्वल्स टू आई आर नहीं आएगा। तो याद रखिए, यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करें तो इक्वालिटी का साइन आता है, साथ जो कांस्टेंट है यहाँ आर नहीं है, 1/r है, 1/r इंटू वी। अब इस आर को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा v इक्वल्स टू आई आर। ये असल है इस लॉ की डेरिवेशन। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं कि एक स्टूडेंट ने ये एक्सपेरिमेंट जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये परफॉर्म किया, वोल्टेज की वैल्यूज नोट की, करंट की वैल्यूज नोट की, आपने आगे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होती है? रेजिस्टेंस होती है वोल्टेज को करंट से डिवाइड करने के बाद। तो वोल्टेज को करंट से डिवाइड करें, 1 को 0.5 से डिवाइड करें, तो यहाँ आ जाएगा 2
ओम्स। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 2 ओम्स। 3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 2 ओम्स। और आखिरी वैल्यू जो है वो है 4 डिवाइड बाई 2, यहाँ भी 2 ओम्स। हो सकता है आपको पेपर में कुछ वैल्यूज ऐसी गिवन होंगे, यहाँ 1.9 आ जाए, 1.82 आ जाए, करीब करीब आ जाए। असल बात यह है कि अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि आई और वी, आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस के, और वो कंडक्टर ओहमिक कंडक्टर है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है तब भी नॉन ओहमिक कंडक्टर होता है, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है तब भी नॉन ओहमिक कंडक्टर होता है। दोनों सूरतों में हम ग्राफ से बताते हैं कि ओहमिक नॉन ओहमिक कैसा होता है। अच्छा, उसके बाद स्टेट ओम्स लॉ, बहुत आसान है। आप ये बताएंगे करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर। अब यहां देखें, पहले मैंने करंट का जिक्र किया, करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, टू द पोटेंशियल डिफरेंस, पूरा लिखना है पीडी, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड। अब कंडीशन क्या है वो नीचे क्वेश्चन मैंने डाल दिया, लेकिन वो कंडीशन आप इधर भी लिख सकते हैं। व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशन ये है कि फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, यानी वो फूलना नहीं चाहिए, उसकी लेंथ विड्थ में इजाफा नहीं, वॉल्यूम में इजाफा नहीं होना चाहिए। फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना लाजमी है, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, थोड़ी देर पहले मैंने बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो ओम्स लॉ वायलेट हो जाएगा, यानी वो कंडक्टर नॉन ओमिक हो जाएगा। फ्रॉम योर कैलकुलेटेड वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस, इज द कंडक्टर यूज इन द एक्सपेरिमेंट एन ओमिक कंडक्टर और अ नॉन ओमिक कंडक्टर। तो एक ही पैरामीटर रख ले कि रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो वो ओहमिक है, अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो वो नॉन ओहमिक है। तो अभी हमने जो वैल्यूज कैलकुलेट की हैं, आप देख सकते हैं उन वैल्यूज में रेजिस्टेंस सारी कांस्टेंट आ रही है। तो आप लिखेंगे कि सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर remains constant, the conductor is an ohmic conductor। अब रीजन के साथ बताना है, ठीक है जी। एक्सप्लेन योर चॉइस, तो एक्सप्लेनेशन में ये आपने ये बता दिया, ठीक है। उसके बाद है, इफ द स्टूडेंट डिसाइड्स टू प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट टेकिंग वोल्टेज अक्रॉस वाई एक्सिस एंड करंट अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द ग्राफ। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो याद रखें ग्राफ दो तरह का ये ग्राफ हो सकता है। एक ग्राफ में जो वोल्टेज है वो वाई एक्सिस पे है, करंट एक्स एक्सिस पे है, ये ग्राफ हो सकता है। अगर आपको ऐसा ग्राफ बना हुआ नजर आए, ऐसे स्केल्स आ जाएं, तो फिर ग्राफ कैसा बनेगा? डायरेक्ट करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है तो ये ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास होके ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे इट इज अ स्ट्रेट लाइन, दूसरा भी बताता हूं, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। दो बातें बताना लाजमी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, थ्रू दी ओरिजिन। जब भी दो वेरिएबल्स याद रखना है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज है, लाजमी है उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दो बातें होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। दूसरी बात लाजमी है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये लिखना लाजमी। कोई भी एक्सपेरिमेंट आ गया, कोई भी लॉ आ गया, उसमें ये दो बातें होना जरूरी है। पासिंग थ्रू ओरिजिन का मतलब है जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है, इसका मतलब है। अच्छा, जो मैंने थोड़ी देर पहले एक और बात बताई थी, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बल्कि असल में ऐसा होना चाहिए कि करंट को वाई एक्सिस पर होना चाहिए, करंट को वाई एक्सिस पर होना चाहिए और वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर। रीजन क्या है? जब भी आप ग्राफ दो वेरिएबल्स ड्रॉ करते हैं ना, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो वेरिएबल जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, वो वाई एक्सिस पे होता है। डिपेंडेंट हमेशा यहाँ होता है और इनडिपेंडेंट हमेशा जो है वो एक्स एक्सिस पे होता है। तो यहाँ पे देखिए, करंट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है तो करंट शुड बी ऑन वाई एक्सिस एंड वोल्टेज शुड बी ऑन एक्स एक्सिस। लेकिन ये V इक्वल्स टू आई आर, यानी आई और V का जो ग्राफ है, इसमें वोल्टेज वाई एक्सिस पर भी बाज़ औक़ात होता है और करंट एक्स एक्सिस भी होता है। अब फर्क क्या है?
ग्राफ की शेप में कोई फर्क नहीं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन इस तरह इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस यूं ही बनेगा, दोनों का फर्क आपको समझ आएगा अगले क्वेश्चन में। हाउ कैन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बी डिटर्मिन्ड फ्रॉम द ग्राफ। अब ग्राफ कौन सा वाला, ये वाला, इसको नंबर 1 कह देते हैं, ये नंबर 1 ग्राफ है, ये नंबर 2 ग्राफ है। अगर नंबर 1 ग्राफ आया जिसमें देख लें वोल्टेज है वाई एक्सिस पे, करंट है एक्स एक्सिस पे, तो रेजिस्टेंस कैसे आएगी। देखिए रेजिस्टेंस होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, ये रेजिस्टेंस होती है, और स्लोप होती है चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इस नंबर 1 ग्राफ में अगर y एक्सिस के ऊपर जो चेंज है वो देखें तो वो वोल्टेज आएगी, और x एक्सिस पे जो चेंज है वो करंट आएगा, यानी यहाँ जो स्लोप निकलेगी ना वो v ओवर i के बराबर आएगी, यानी वो रेजिस्टेंस के इक्वल आएगी। तो इस ग्राफ में, नंबर 1 ग्राफ में आप ये कहेंगे स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस स्लोप ऑफ द लाइन से आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 ग्राफ में देखें जरा गौर से, यहाँ करंट है वाई एक्सिस पे, वोल्टेज है एक्स एक्सिस पे। अगर मैंने यहाँ पर स्लोप निकाली तो स्लोप किसके इक्वल आएगी, और से देखें स्लोप आएगी चेंज इन वाई एक्सिस, करंट ऊपर आएगा और वोल्टेज नीचे आएगा, ये रेजिस्टेंस के इक्वल नहीं है, अब ये रेजिस्टेंस का उलट है, रेसिप्रोकल है। तो ऐसा अगर ग्राफ आ गया जिसमें करंट वाई एक्सिस पे हुआ, वोल्टेज एक्स एक्सिस पे हुआ, तो स्लोप का इनवर्स कर देना है आपने, इनवर्स ऑफ द स्लोप विल गिव यू द रेजिस्टेंस। तो ये जहन में रखना है, पेपर में अगर दोनों में से देखिएगा कौन सा ग्राफ आता, अगर क्वेश्चन आ गया तो बता दिया आपको, ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड टू इंश्योर द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर डज नॉट इंक्रीज। तो हमने स्टार्ट में कहा कि ओम्स लॉ के लिए कंडीशन है कि टेम्परेचर शुड नॉट चेंज। तो क्या करेंगे टेम्परेचर चेंज ना हो। टेम्परेचर चेंज होने से बचाने के लिए नंबर 1 यूजिंग स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट। करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, आपने ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में पढ़ लिया होगा कि करंट का एक हीटिंग इफेक्ट अपना जरूर होता है, जूल्स लॉ में पढ़ा होगा। तो यूजिंग स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट, तो हीटिंग इफेक्ट स्मॉल होगा ना, ये एक प्रिकॉशन हो सकती है। उसके बाद इंश्योरिंग द कूलिंग डाउन ऑफ वायर्स, कूलिंग डाउन ऑफ वायर्स बाय वेटिंग बिटवीन टेकिंग रीडिंग्स, एक रीडिंग के बाद रुक जाएं, ऑफ कर दें सर्किट को, उससे क्या होगा दूसरी रीडिंग लेते लेते वायर थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगी, वापस अपने पुराने टेम्परेचर पे चली जाएगी। तो ये 2 प्रिकॉशंस भी लिख दें, काफ़ी है। तो ये ओम्स लॉ जो है इससे मुतालिक आई थिंक जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने बता दिए। हाँ एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं उनका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है जी, उनके वी मैं इधर रख लूँ, आई इधर रख लूँ, ठीक है जी। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स में या तो ये ग्राफ ऐसे होगा, या तो ये ग्राफ जो है वो ऐसे होगा। ये अगेन थ्योरी का टॉपिक है, लेकिन चले वो भी इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। अब इन दोनों ग्राफ्स में क्या फ़र्क है, यहाँ ये जो पहला है नंबर 1 ग्राफ है, यहाँ रेजिस्टेंस इन डिक्रीज कर रही है क्योंकि करंट जो है वो नहीं, बल्कि यहाँ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। अच्छा हम स्लोप से कर लेते हैं ना, स्लोप है v ओवर आई, और v ओवर आई रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ स्लोप देखें इंक्रीज कर रहा है पहले वाले ग्राफ में, तो इसका मतलब है यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर रहा है। यहाँ स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है दूसरे वाले ग्राफ में, यहाँ नंबर 2 में स्लोप डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस यहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो ये भी ध्यान में रख लें, नॉन ओमिक कंडक्टर्स में 2 किस्म के ग्राफ आ सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं कुछ जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं उनकी पहले वीडियोस बना चुका हूँ, तो ये आपके सामने स्क्रीन पे वीडियोस आ रही हैं जो आपका एक मुश्किल टॉपिक स्टूडेंट्स समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसमें डीसी मोटर है, एसी जनरेटर है, उससे रिलेटेड ये वीडियोस मैं पहले से बना चुका हूँ, ये आप देखें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।